चैप्टर 10 द फीस्ट ऑफ स्क्रीम्स। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे आखिरी चैप्टर खत्म हुआ था। हिटमैन्स अभी भी बाकू और काजी को चेस कर रहे होते हैं। अब काजी कहता है कि वो लोग आ रहे हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए बाकू। एंड बाकू कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था यार, शांत रहो। अब यहाँ से वो गन हमारे पास है और वही हमारी जान बचाएगी, चलो मुझे वो बरेटा दो। अब काजी वो बाकू को देता है, लेकिन उसके हाथ से वो गन गिर जाती है। काजी कहता है सॉरी बाकू, मैं वो गन अभी उठा के देता हूँ। बट बाकू उसको खींच लेता है और बोलता है कि चलते रहो, रुको मत, उस गन को वहीं छोड़ दो। अब काजी कहता है कि यार मुझे लगा कि वो गन हमारी जान बचाएगी। अब इधर गन गिरने की आवाज वो हिटमैन सुन लेते हैं और फिर उनमें से कहता है कि आवाज उधर से आई है, चलो चल के उन्हें मार डालते हैं। बट दूसरा हिटमैन कहता है कि यार काम डाउन, क्यूटारो ने जैसा बताया था कि उनमें से एक बहुत ज्यादा शातिर है और उसके पास एक गन भी है। एक काम करते हैं, हम सीधा आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले थोड़ा फन करते हैं फिर उन्हें हंट करेंगे। और वैसे भी सारे दरवाजे बंद है, उनके पास भागने का कोई रास्ता भी नहीं है। हम दोनों अलग अलग तरफ से उन पे हमला करेंगे जैसा कि हम करते आए। दूसरी तरफ बाकू और काजी फुल स्पीड में भाग रहे थे। इधर इनमें से एक हिटमैन सोचता है कि उनके पास गन भी है तो मुझे थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि वो मुझे कभी भी उड़ा सकता है। एंड दूसरा वाला सोचता है कि जिस रास्ते से बाकू गया होगा उसके सारे ट्रैप्स हट गए होंगे, ये उस ओल्ड हिटमैन के वजह से हुआ है। खैर उसे तो मैं बाद में ठिकाने लगाऊंगा। अब इनकी इन बातों से पता चल रहा है कि ये लोग काफी एक्सपीरियंस थे। अब ये दोनों अचानक से देखते हैं कि रास्ते में वो एक बरेटा पड़ी हुई है। वो सोचते हैं कि यार हमें तो लगा था कि वो लोग चालाक होंगे, लेकिन देखो उन्होंने खुद के पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार ली, छोड़ गए यहीं पे अपनी बरेटा। अब उनके पास बस एक नाइफ है तो अब हमें गोली लगने का भी कोई खतरा नहीं है। एंड ऊपर से उनके पास भागने के लिए भी कोई रास्ता नहीं। अब ये बात जब क्यूटारो को पता लगती है तो वो एकदम खुश हो जाता है। वो कहता है यार इसका वो जो बंदा है, मतलब जो उसोगी है, वो इतना भी कुछ होशियार नहीं है। फिर याकू कहता है क्यूटारो सामा तुम्हारी आंखें। अब इधर एक हिटमैन बाकू के पीछे जाता है एकदम भाग के। एंड बाकू कहता है कि वो गन जब से तुमने ली है ना, तुमने अपना गार्ड डाउन कर लिया है। अब हिटमैन थोड़ा अलर्ट हो जाता है, उसको क्यूटारो की तरफ से मैसेज आता है कि वो बंदा उस गन को मॉडिफाई भी कर सकता है, हो सकता है वो गन चलाते ही ब्लास्ट हो जाए, तो प्रिकॉशन के लिए अपनी ही गन का इस्तेमाल करना। वो हिटमैन कहता है कि ठीक है एंड अब आप तैयार हो जाइए क्यूटारो सामा उस बंदे की मौत की चीख सुनने के लिए। एंड उसके बाद हम लोग को एक बहुत भयानक चीख सुनाई देती है। अब उधर ही वो दूसरा हिटमैन आता है, वो देखता है फर्श पे बहुत सारा खून बिखरा हुआ है एंड आगे काजी खून से लथपथ पड़ा हुआ होता है। हिटमैन सोचता है कि अच्छा वो तुम्हारा खून था, मतलब तुम्हारा दोस्त भाग गया, तो मेरा साथी तुम्हारे दोस्त को पकड़ने गया होगा, इसका मतलब कि तुम अब मेरे शिकार हुए। जब हमारे जैसे प्रोस की बात आ जाती है तो तुम्हारे जैसे लोग हम लोगों के लिए बस मीट का टुकड़ा हो। फिर उसके पीछे वो पहले वाला हिटमैन आ जाता है। ये हिटमैन कहता है कि तुम आ गए, तो कैसा रहा तुम्हारा हंट, क्या तुमने उसे मार दिया। पीछे से आवाज आती है बहुत अच्छा रहा। बट बस फर्क इतना था कि वहां पे वो हिटमैन नहीं बल्कि मादरा में बाकू होता है। ये वाला हिटमैन सोचता है कि साला उसने मुझे कैसे घेर लिया, काजी अभी भी खून से नहाया हुआ था। फिर बाकू उस हिटमैन की वॉकी टॉकी में बोलता है, ओए बुड्ढे क्या तू मुझे सुन सकता है, तुझे थोड़ा और सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि जब एक दूसरे को टोपी पहनाने की बात आती है तो उसमें मैं एक प्रो हूं। एंड चैप्टर खत्म। बट ये सब हुआ कैसे, कुछ समझ में नहीं आया है ना। चैप्टर 11 द मैन कॉल्ड उसुगी। बाकू कहता है कि ओए बुड्ढे मैं तुझे थोड़ा और परेशान करने वाला हूँ और आखिर मैं तुझे खा जाऊंगा। अब यहाँ क्या हुआ किसी को समझ नहीं आ रहा था। हिटमैन समझ जाता है कि ये जो खून नीचे फैला हुआ है वो काजी का खून नहीं है, प्लस ये खून नॉर्मल इंजरी से नहीं आया है, ऐसा लग रहा है इसको किसी से खींच के निकाला गया है। हिटमैन पूछता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, तो बाकू कहता है कि तुम पूछ रहे हो कैसे, ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है क्योंकि तुम लोग अधमत्थे हो, मतलब हाफ माइंडेड। तुमने एजम्पशंस पे अपने डिसीजन ले लिए और ये किसी भी गैम्बलर के लिए एक अच्छा मूव नहीं होता है। अगर एक बार बॉल ने किसी एक नंबर पे हिट किया तो जरूरी नहीं कि उस नंबर पे फिर से हिट नहीं कर सकता बॉल। अब हिटमैन कहता है कि आखिर क्या अज्यूम किया हमने, तो सोकी कहता है लगभग सब कुछ, जैसे कि ट्रैप्स। एंड हिटमैन कहता है ट्रैप्स, हाँ ट्रैप्स। तो ये लोग गलती ये कर रहे थे कि जिस रास्ते के आगे वाला ट्रैप हटा हुआ होता था ये अज्यूम कर लेते थे कि आगे वाले ट्रैप्स भी हटे हुए होंगे। एंड प्लस जब उन्होंने बाकू की गन नीचे पड़ी हुई देख ली तब तो ये पूरा केयरलेस हो गए। याद है वो सीन जहाँ पे वो हिटमैन बाकू को देख के उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है क्योंकि ऑफ कोर्स उसे लग रहा था कि आगे के ट्रैप्स तो हट चुके हैं, बट ऐसा था नहीं और वो इजीली उन ट्रैप्स में फंस गया। उसके बाद बाकू ने उसका सारा कम्युनिकेशन डिवाइस भी निकाल लिया। उसके बाद बाकू पीछे वाले रास्ते से होके इस वाले हिटमैन के पीछे आ गया क्योंकि उस वाले रास्ते के ट्रैप्स तो उस हिटमैन ने खुद ही हटा रखे थे। एंड ये प्लान सुनने के बाद सब एकदम सरप्राइज थे, आखिर इतने कम समय में कोई बंदा इतना एफिशिएंट ट्रैप बना कैसे सकता है, ये बंदा सच में इसी दुनिया में रहता है ना। इधर क्यूटारो एक खोपड़ी के पास आ जाता है
यस, खोपड़ी मतलब स्कल। ये उनमें से किसी एक की खोपड़ी होती है जिसको क्यूटारो ने पहले मरवाया था। वो कहता है होजो रियो ये वही इंसान है जो इस खोपड़ी का मालिक था। यार कितना अच्छा इंसान था, आखिर उसने मुझे अपनी जान गवा के इतने मजे जो दिए थे। साला ये क्या है बे, कमेंट करके इसके लिए कोई पगलू वाला नाम बताओ। अब याकू बड़बड़ा रहा था बाकू के बारे में कुछ, तो क्यूटारो कहता है कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें पता हो वो कौन है। देन याकू कहता है कि वो मादरा में बाकू है और उसको लोग उसोगी द लाइटर के नाम से भी जानते हैं। अब क्यूटारो पूरा शौक हो जाता है। वो कहता है क्या कहा तुमने, उसोगी? तुमने अभी उसोगी कहा क्या? हाँ मैंने उसोगी ही कहा है। ये वही है जिसने 15 की एज में काकेरू मेंबर्स को पलक झपकते ढेर कर दिया था। उसके पास गॉड जैसा दिमाग है और शैतान जैसा पेशेंस। काकेरू के हिस्ट्री में उसको द स्ट्रॉन्गेस्ट गैम्बलर का दर्जा मिला है। यह सब सुन के क्यूटारो डर जाता है। ऐसा तुम्हें लगा होगा, बट वो एकदम खुश हो जाता है। वो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, वो बंदा एक अलग ही लेवल पे है, वो कोई आम इंसान तो हो ही नहीं सकता। ये वही फेमस गैम्बलर है जिसने कुछ साल पहले अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से मिटा दिया था, और अगर आज मैं उसको हरा दूंगा तो मैं वो इंसान बन जाऊंगा जिसने उसोगी द लाई ईटर को सरपास कर दिया है। मतलब काकेरू के टॉप पे जाना अब एक सपना नहीं है, बल्कि ये एक सच भी हो सकता है। मैं उस काकेरू के टॉप पे जा सकता हूँ जिस काकेरू के पास अकेले नेशनल लेवल पावर है। तो अब ये गेम यहीं पे खत्म होता है। क्यूटारो अपने बगल वाले हिटमैन से कहता है कि आप पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ो और उसको मौत के घाट उतार दो। एंड ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब, मतलब फ्री के मजे ले रहे हो यार, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। अगर ऑलरेडी कर दिया तो मेरे डिस्कॉर्ड पे जाओ एंड वहाँ ज्वाइन कर लो। वहाँ आपको काफी चीजें पहले से पता चल जाएंगी और आप इस चैनल से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिलेगा। चलो बहुत हो गई बकवास, कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 12 अवेकनिंग। काजी कहता है कि बाकू तुम्हें लगता है क्या कुछ हो रहा है, हमारे पास अब 4 गन्स हैं। फिर बाकू कहता है कि प्लस हमारे पास अब एक हॉस्टेज भी है, वही हिटमैन जिनको इन्होंने पकड़ा था। तो ओवरऑल हम आ गए इस गेम में, लेकिन अब हमारा ओपोनेंट थोड़ा सीरियस हो चुका है, तो हमें थोड़ा अलर्ट रहना होगा। बाकू को आगे एक लैब टाइप का कोई रूम दिखता है जिसके ऊपर क्लिनिक लिखा हुआ था। अभी इस गेम को शुरू हुए 20 मिनट से ऊपर हो गया था और अब तक बाकू ने क्यूटारो के 3 हिटमैन को ठिकाने लगा दिया था। एक विलेन जो दूसरों की मौत का मजा उठाता है वो पापी होता है और उसे सजा मिलनी चाहिए, और सजा मिलेगी भी। और ये सजा जितना जल्दी सोचा था उससे ज्यादा जल्दी आने वाली थी, एंड जैसा उसकी ने सोचा था उससे भी ज्यादा भयानक सजा आने वाली थी। अब काजी कहता है कि इवन हमारे पास एक हॉस्टेज है, ये मुझे कुछ कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि हॉस्टेज का कोई फायदा ही नहीं है। फिर वो अपनी गन निकालता है। अब आगे वाला हिटमैन भाई डर जाता है कि साला ये मुझे ही ना टपका दे, फायदा नहीं है बोल के। बट काजी बोलता है कि टेंशन मत लो, अभी मेरा वैसा कुछ प्लान नहीं है। बाकू कहता है कि अब हम लोग क्यूटारो के नजरों में कमजोर नहीं है। उस बुड्ढे को लगता है कि वो एक प्रो है, बट वो बस बैटल का भूखा है। अगर उसके पास एडवांटेज नहीं हो तो वो अपने से कमजोर से भी नहीं उलझता है। और अब वो सीरियस हो रहा है, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि हम बेकार की फाइट्स में इन्वॉल्व ना हो। वैसे ये हिटमैन और क्यूटारो के रिलेशंस कुछ खास नहीं है। क्या हो अगर वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाए तो? इधर याकू क्यूटारो से कहता है कि इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से अब इस बैटल में तुम्हारे लिए कोई और किसी काम का नहीं है। क्यूटारो कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो सब तो बस स्टार्टर्स थे, मेन डिश तो अभी आना बाकी है। फिर क्यूटारो पीछे घूमता है और अपने पीछे खड़े स्ट्रॉन्गेस्ट हिटमैन को एक इंजेक्शन लगाता है। हम देखते हैं कि इस हिटमैन का नाम मार्को होता है, बट ये मार्को कोई खास स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि वो बस एक वेसल है। उस इंजेक्शन के लगते ही उसकी एक स्प्लिट पर्सनैलिटी जाग जाती है जिसका नाम होता है रोदेमू। एंड क्यूटारो रोदेमू से कहता है कि जागो मेरे शेर, ये तुम्हारा फेवरेट टाइम है, द हंटिंग टाइम। वो उसोगी से इस मैदान में बिना सिपाही के लड़ रहा है। वो जानता नहीं है कि मेरे पास कैसे कैसे मॉन्स्टर्स है। उधर मार्को भाई पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था उसका, एंड यहाँ से भाई उसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत खतरनाक लग रहा था। और अब शुरू होगा द रियल शिट। अब मार्को क्यूटारो को गाली दे रहा था। क्यूटारो कहता है इट्स ओके रोदेमू, तुमने बोलने की जरूरत नहीं है, वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। बस इस बिल्डिंग में तुम्हें जो दिखे उसे मार दो, सबको मार दो। मतलब कि रोदेमू को उसके ही आदमियों को मारने की भी इजाजत थी। अब रोदेमू यहाँ से रफ्तार में निकलता है। क्यूटारो उसे कहता है कि 6th फ्लोर से शुरू करो और ऐसे करते करते रूफ तक जाओ, बीच में जो मिले उसे वहीं खत्म कर दो। मतलब ये सिंपली सेइंग कि हिटमैन वगैरह को भी मार दो। याकू कहता है कि तुम कुछ भूल रहे हो क्यूटारो, उस ऑर्डर से तो वो हम दोनों को भी मार देगा, तो जाओ और उसे रोको। एंड क्यूटारो उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम चुप रहो, देख नहीं रहे कि हमारे ओपोनेंट पहले से ज्यादा पावरफुल हो गए, सिचुएशन अब पहले से ज्यादा टफ है और वो मुझे पसंद भी है। अब तो उनके पास एक हॉस्टेज भी है जो शायद उन्हें सारे ट्रैप्स के बारे में भी बता दे, तो अब इन सब का कोई फायदा नहीं है, तो चुप रहो और मर जाओ। ये सब चीजें काजी और बाकू सुन रहे थे बाय द यूजिंग द वॉकी टॉकीज ऑफ द हॉस्टेज। इधर रोदेमू पूरा तोड़-फोड़ मचा के आगे बढ़ते जा रहा था। वो छत तोड़ के डायरेक्टली 3rd फ्लोर पे आ जाता है। इधर बाकू उस हॉस्टेज से कहता है कि क्या तुम कहना चाह रहे थे कुछ?
एंड अब वो हिटमैन भी फंस चुका था। सो इज नाउ कमिटेड टू हेल्प बाकू एंड काजी टू गेट आउट ऑफ द बिल्डिंग, ताकि वो भी बाहर निकल जाए। सिंपल। हिटमैन कहता है कि अगर हमने जल्दी नहीं किया तो वो हमें पकड़ लेगा। काजी कहता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है बाकू। बाकू बोलता है ट्रैप्स के बारे में, लेकिन ये वो कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हो उस बुड्ढे के बहुत करीब का होगा। एंड तभी वहां पे एंट्री होती है रोदेमू की, जो एकदम दीवार तोड़ के अंदर घुस जाता है और बाकू के आगे खड़ा हो जाता है। एंड बाकू भाई डर जाता है एंड चैप्टर यहीं खत्म होता है। चैप्टर 13 टेरर ऑफ द मास्क। रोदेमू को आगे देखकर बाकू की फट जाती। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में इन पैनल्स में वो काफी डरा हुआ लग रहा है। उसे रोदेमू के अंदर ग्रिम रीपर दिखाई देता है। अब ग्रिम रीपर समझते हो ना, मतलब शिनिगामी। जब तुम्हारा टाइम आता है तो वो तुम्हारी जान लेने आते हैं। हाँ, तो उसको देख के बाकू एकदम डर जाता है। काजी कहता है कि बाकू अब क्या करें हम लोग, एंड बाकू कहता है कि काजी भाग भाई। एंड ये दोनों वहां से एकदम भागते हैं। बाकू कहता है कि इसमें अब बहुत मजा आ रहा है, मतलब चाहे कुछ भी हो रहा हो मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। काजी पूछता है मजा? बाकू कहता है हाँ, इन सब चीजों में मुझे मजा बहुत आता है। अब काजी को ये पता चल जाता है कि बाकू के पास अभी इसके लिए कोई परफेक्ट प्लान नहीं है, तभी वो हमें दौड़ा रहा है। लेकिन बाकू इतना कॉन्फिडेंट जरूर है कि जीतेगा तो वही। बाकू कहता है कुछ बदला नहीं है, जब से मैंने इस बिल्डिंग में एंट्री लिया है मैं यहाँ सिर्फ जीतने के लिए आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए। अब इधर ये हिटमैन रोदेमू से कहता है कि तुम अपने साथी को कैसे मार सकते हो। फिर हिटमैन नोटिस करता है कि रोदेमू के पैर सुनने पड़े हैं। वो सोचता है कि क्या मुझे उसे मारना चाहिए, वैसे भी उसे बिना मारे तो मैं भाग नहीं पाऊंगा और मैं और कुछ कर भी नहीं सकता। उधर से क्यूडारो का मैसेज आता है, रोदेमू वो दोनों मेन डिश है, ये हिटमैन नहीं, सबसे पहले इसको ठिकाने लगाओ। हिटमैन रोदेमू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपनी मशीन गन का इस्तेमाल करता है, लेकिन भाई साहब रोदेमू उस कमरे में इतनी तेजी से मूवमेंट करता है कि उसे एक भी गोली नहीं लगती है। उसके बाद रोदेमू यहाँ से बाहर कूद जाता है। हिटमैन को लगता है कि वो भाग गया है, पर वो वहीं छिपा हुआ होता है। और उसके बाद अचानक से रोदेमू उस हिटमैन के पीछे खड़ा हो जाता है एंड हिटमैन वाज टोटली इन शॉक। फिर रोदेमू के वॉकी टॉकी से क्यूटारो उस हिटमैन को भाषण देने लगता है, लाइक गैम्बलिंग को एंजॉय करो एंड जब शूट करते हो तो गिना करो कि कितने बुलेट्स यूज किए वगैरह वगैरह। उस हिटमैन के इस पॉइंट तक फट चुकी थी। वो कहता है कि कोकुने सामा, मुझे अब समझ आ गया, अब से मैं खुद को चेंज करूंगा, अब से मैं एक नया इंसान बनूंगा। बट क्यूटारो कहता है कि अब रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है, अब काफी देर हो चुकी है यार। फिर रोदेमू वहां पास पर एक बाल्टी उठाता है और हिटमैन को देख के कहता है कि इसको पकड़े रखो, कुछ ओवरफ्लो होने वाला है। हिटमैन भाई बाल्टी पकड़ता है और बोलता है कि क्या ओवरफ्लो होने वाला है। रोदेमू कहता है कि पीछे देखो, तुम खुद समझ जाओगे। एंड वो पीछे घूमता है और रोदेमू उसका सर उड़ा देता है और उस हिटमैन का सर उस बाल्टी में जाके गिरता है जिसको उसने खुद ही पकड़ा हुआ था। इधर काजी की एकदम फटी हुई थी। वो बाकू से कहता है कि यार बाकू क्यूटारो तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, एंड अब कितना भागेंगे यार, क्या अब हम यहाँ से निकल नहीं सकते क्या? इस पे बाकू कहता है कि देख काजी, हम यहाँ से इजिली भाग सकते हैं, हमारे पास वो ऑप्शन भी है, बट क्या तुम उस बुड्ढे को अपने पापू के लिए माफी मांगते हुए नहीं देखना चाहते, जहाँ उसका चेहरा पूरी तरह से रिग्रेट से भरा हुआ होगा। एंड ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर 14 पासिंग बाय द बिल्डिंग। चैप्टर शुरू होता है याकू से। वो कहता है वाह यार क्या इंक्रेडिबल पावर है। तो यही है कोकोनो बिल्डिंग का वो मॉन्स्टर जिसके चर्चे हैं बाहर। ये वही हथियार है जिसे कोकोनो सामा आखिर में यूज करते हैं। क्यूटारो कहता है कि हथियार, देखो तुम गलत नहीं हो, मैंने अपने मर्सनरी पीरियड में आर्मी के सीक्रेट इंटेल का यूज करके केमिकल बनाया था, जिस केमिकल से मैं किसी भी ह्यूमन की बॉडी और उसकी माइंड की लोकेशन को चेंज कर सकता हूँ। एंड इस प्रोसेस को कहते हैं रीएलोकेशन। इस प्रोसेस का यूज करके हम किसी भी ह्यूमन बॉडी की ट्रू पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं। याकू कहता है कि ये तो एकदम फैंटम लिम्स जैसा कॉन्सेप्ट है। जिनको फैंटम लिम्स के बारे में नहीं पता, अब इतना जान लो कि जब किसी का कोई बॉडी पार्ट उसके बॉडी से अलग हो जाता है, चाहे वो कुछ भी हो, लाइक हाथ या पैर या कुछ भी, हमारे ब्रेन को फिर भी ऐसा लगता है कि वहां पे वो बॉडी पार्ट मौजूद है, जिसकी वजह से ब्रेन सेंसेशंस भेजता रहता है। लाइक अगर किसी का दायां हाथ ना भी हुआ फिर भी उसे अपने दाएं हाथ में खुजली महसूस होगी। यस, क्योंकि ब्रेन ने वहां खुजली करने के सिग्नल्स भेज रखे हैं। इस पे क्यूटारो कहता है कि हाँ तुम सही हो, ये वैसा ही है। इस केमिकल ने जो बेसिकली जो मार्को के ऑर्गन्स थे जो उसकी पावर को लिमिट करते थे, उसको वहां से डिसलोकेट कर दिया था। ये एक तरह से सोल्जर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम जैसा है। अब मुझे तो इसका मतलब यही समझना है क्योंकि बायो मेरे कुछ खास अच्छी है नहीं। फिर याकू कहता है अच्छा तो तुमने उस केमिकल को रोदेमू के अंदर डाल दिया। इस पे क्यूटारो कहता है नहीं, तुम गलत हो, असल में मैंने उसे अपने बेटे के अंदर डाला है, मार्को के अंदर, मतलब मार्को इसका ही बेटा है। वो कहता है मैंने भले ही ये केमिकल यूज करके उसकी पावर्स बढ़ा दी हो, लेकिन वो इसके वजह से अपनी इंटेलिजेंस और मैनर्स खोते जा रहा था। मुझे लगा कि ये केमिकल के साइड इफेक्ट्स होंगे, बट इसी बीच मुझे एक आंख घूर रही थी और तब जन्म हुआ रोदेमू का, जिसका मुझे इंतजार था।
याकू कहता है कि एक ही बॉडी में दो पर्सनैलिटीज, तो ये राज है उस पावर का। वो सोचता है कि चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे वो ओशंस में रहता हो या पहाड़ों में, कोई भी अपने खुद के बेटे को ऐसे अशुद्ध नहीं करेगा। लेकिन ये ओल्ड मैन कुछ ज्यादा ही इविल है, लेकिन फिर भी इस एरिया में उसका पावर स्टेबल रहता है। लेकिन वहीं उसोगी जिसने एक बार काकिरू की मेंबरशिप का स्वाद चखा था, वो एक ही टाइम पे बहुत सारी पावर को कंसाइज कर सकता था, क्योंकि ये पूरा प्लेनेट पावर के अगल बगल ही घूमता है और पावर इस लाइफ का आधार है। अगर हम पावर को पुलिस से रिलेट करके चलें, तो अगर पुलिस अच्छे तरह से एस्टैब्लिश नहीं होगी तो लोग क्राइम करना शुरू कर देंगे और एक दूसरे को खुद के फायदे के लिए मारना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी उसकी बात नहीं मानता जिसके पास पावर नहीं होती। जैसा कहा गया है कि कोई उस बाघ से नहीं डरता जिसके पास दांत नहीं होते। गैम्बलिंग में भी पावर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर किसी को एक सर्टेन पोजीशन पर जाना है तो उसे नेगोशिएट करना आना चाहिए, यही पावर है। और जितने बड़े स्टेक्स होते हैं उतना ही ज्यादा चांस होता है कि स्ट्रॉन्ग साइड अपने वादों से मुकर जाते हैं और मॉरल्स को भी भूल जाते हैं। और जब ये स्ट्रॉन्ग साइड हार जाती है और विनर वो बनता है जिसके पास कुछ खास स्किल्स ही ना हो, तो धीरे धीरे उस विनर की भी पावर खत्म हो जाती है। तो ये था पावर इज लाइफ अ लेसन। अब बढ़ते हैं उसोगी की कहानी पर। तो जब उसोगी अपने पीक पर था, अपने रेंज में था, तब उसने एक गेम में पार्टिसिपेट किया था और वो काकेरू के अगेंस्ट में खेल रहा था। उस टाइम उसका ओपोनेंट था काकेरू का 21st रॉयल लीडर किरोमा शोइची। एंड ये कैरेक्टर काफी प्रोमिनेंट कैरेक्टर है इस मांगा का, तो नाम याद रखना इसका। अब ये जो गेम था इसका नाम था सरपासिंग द लीडर चैलेंज। इस गेम का भी रेफरी याकू ही कोइची था। वो उसोगी से कहता है कि तो तुम्हारा नाम है बाकू। ये पूछना थोड़ा इनकन्वीनियंट सा है, पर क्या बता सकते हो मुझे कि क्या चीज को दाव पे लगा रहे हो? एंड बाकू कहता है एवरीथिंग, जो भी मेरे पास है। ठीक है। याकू कहता है कि मुझे पक्का पता है कि एवरीथिंग में उसकी लाइफ भी आती ही होगी। इधर किरुमा ने अपने लीडर की पोजीशन को दाव पे लगाया था। देख रहे हो कितने बड़े बड़े बिट्स लग रहे हैं यहाँ पे। हालांकि ये एक ट्रेडिशन है कि काकेरू का लीडर अपनी पोजीशन को एज वेजर यूज करता ही है, लेकिन अगर पास्ट रिकॉर्ड्स की माने तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई बंदा उन्हें हरा के उनकी पोजीशन ले ले। शोइची कहता है कि हमें क्या करना चाहिए बाकू, ताकि थोड़ा मजा आए। बाकू कहता है कि मुझे सोचने दो, आज की रात आसमान काफी सुंदर लग रहा है, क्यों ना हम इस चीज पर बैट लगाए कि अभी अगले आधे घंटे में इस एरिया से कोई एयर व्हीकल पास करेगा या नहीं, मतलब ऊपर से। क्या कहते हो? शोइची कहता है कि ठीक है, बताओ तुम्हारी बैट क्या है फिर। उसोगी कहता है कि मुझे लगता है कि अगले आधे घंटे में कुछ एयर व्हीकल्स इस एरिया से गुजरेंगे। एंड शोइची कहता है कि ठीक है। बाकू काफी ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उसने ये प्रिपरेशन कर रखी थी इस तरह के अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन से कैसे निपटना है। अब गेम शुरू होता है और आधे घंटे हो जाते हैं, बल्कि उससे ज्यादा ही हो जाते हैं, लेकिन एक भी एयर व्हीकल वहां से नहीं गुजरता। बाकू ने पहले से ही लगभग 100 एयर व्हीकल्स को पैसे दे रखे थे ताकि वो वहां से गुजरे, बट स्टिल ही लॉस्ट, क्योंकि जो पावर और पैसा उसके पास था वो काकेरू नहीं दिया था। एंड काकेरू हेल्प इसीलिए कर रहे थे ताकि वो इसी स्पेसिफिक डे पे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और हार जाए। इसलिए लगा देने के बाद भी शोइची उसका सारा पैसा और पावर ही लेता है और उसको जिंदा छोड़ देता है। शोइची कहता है कि तुम बोरिंग हो, तुम ऐसा स्किल्ड स्विमर हो जो पानी में ही डूब गया हो। अगर तुम पोकर जैसा कोई गेम चुनते तो शायद तुम आसानी से जीत सकते थे। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, जब भी कभी मेरा मन करेगा मैं आके तुम्हारी जान ले लूंगा। वैसे भी तुम्हारे जैसे बोरिंग पर्सन में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और इस इंसिडेंट के बाद उसोगी का पावर, उसका पैसा और यहाँ तक कि जिस चीज के लिए वो जी रहा था वो सब चीज खो देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो अबैंडन बिल्डिंग गेम चल रहा था, तो फिर अचानक से ये स्टोरी कहां से बीच में आ गई? तो थोड़ा वेट करो, ये स्टोरी आगे जाके कनेक्ट हो जाएगी मेन स्टोरी से, तो आप टेंशन मत लो। हाँ, तो अब उसने सब कुछ खो दिया था और अब देखो वो क्या कर रहा है, ऐसी छोटी मोटी गैम्बलिंग, वो भी किसके लिए? सिर्फ काकेरू के मेंबरशिप के लिए। बट देन याकू को एक चीज हिट करती है। वो कहता है वेट, उसने सब कुछ खो दिया, मतलब सब कुछ? इसका मतलब है कि मैं नहीं, द रॉयल लीडर और पूरा काकेरू उसके प्लान में फंस चुके हैं। एंड चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। चैप्टर 15, प्लान बी। तो गेम वापस से कंटिन्यू होता है। हम देखते हैं बाकू और काजी रोदमू से बच के भाग रहे थे। बाकू ने वो 10 मिलियन येन वाला बैग और अपना जैकेट वहीं पे छोड़ दिया था। काजी बाकू से इस चीज का रीजन पूछता है, जिसपे बाकू कहता है कि क्यूटारू को हमारी लोकेशन के बारे में पता है, जिसका मतलब है कि जरूर उस बैग या उस जैकेट में कोई ट्रांसमीटर लगा होगा जो हमारी लोकेशन उस तक पहुंचा रहा है। हालांकि बाकू बैग के बारे में श्योर नहीं था, लेकिन उसे भरोसा था कि उस जैकेट में एक ट्रांसमीटर तो जरूर होगा। पर अब जब ये उन्होंने वहां पे छोड़ दिया था तो फिर क्यूटारो को तो यही लगेगा ना कि वो वहां पे है, मतलब 4th फ्लोर पे है। बट बाकू कहता है कि इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे। क्यूटारो रोदोमू को 4th फ्लोर पे रहने का ऑर्डर देगा और हम उससे इजीली बच जाएंगे। हम सीधे उस रूम में जाएंगे जहां क्यूटारो और याकू है।
और होता भी कुछ ऐसा ही है। क्यूटारो रोदोमो को 4th फ्लोर पे जाने का ऑर्डर देता है और वो कहता है कि वो दोनों 1st और 2nd फ्लोर पे नहीं जा रहे हैं और वापस 4th फ्लोर पे जा रहे हैं। वो लोग फंस चुके हैं। दे आर लाइक रैट्स ट्रैप्ड इन अ लेबिरिंथ। उनके टुकड़े टुकड़े कर दो, अब मेन डिश खाने का टाइम आ गया है। इधर क्यूटारो के रूम में याकू नीचे झुकता है। क्यूटारो उससे पूछता है कि क्या हुआ याकू। याकू कहता है कि कुछ नहीं, वो बस मेरा पेन नीचे गिर गया था, वही उठा रहा था। बट ये एक्ट कोई नॉर्मल एक्ट नहीं था, क्योंकि वो पेन असल में एक वायर ट्रैप था। एक्चुअली याकू को पता था कि उसोगी अपने साथ एक वायर ट्रैप कैरी करता है और उसने उस ट्रैप को क्यूटारो के रूम में लगा के रखा था। इस चीज का पता बाकू को लग जाता है कि याकू ने वो वहां से ट्रैप उठा लिया है। वो भागते भागते रुक जाता है। काजी पूछता है कि क्या हुआ बाकू, हम रुक क्यों गए? अगर हम रुकेंगे तो वो रोदोमो हमें मार डालेगा। इधर याकू एनालाइज करता है कि उसोगी को ये पहले से पता था कि यहाँ पे ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, इसलिए उसने इसके लिए पहले से प्रिपरेशन कर रखी थी। मतलब वो यहाँ अपने प्लान के मुताबिक आया है, ना कि क्यूटारो के बुलाने पे। आसान शब्दों में कहा जाए तो बाकू को पहले से ही पता था कि इस बिल्डिंग में क्यूटारो कैसी कैसी चीजें करता है। खैर ये तो आम बात है, उसे तो ये पता ही होगा। और मजे की बात यहाँ पे ये है कि बाकू ने क्यूटारो से अपने काकेरू मेंबरशिप को एज वेजर यूज करने कहा था। मतलब बाकू को पहले से पता था कि क्यूटारो के पास काकेरू की मेंबरशिप है और ऐसा लग रहा है कि उसका असली एम ये नहीं है कि उसको काकेरू की मेंबरशिप चाहिए। असल में उसका एम कुछ और ही है। हालांकि अभी एक गेम उसके लिए जिंदगी और मौत का फैसला कर सकती है। याकू सोचता है कि शायद हो सकता है उसका एम और ये गेम आपस में इंटरकनेक्टेड हो। खैर ये बस मेरे दिमाग की उपज भी हो सकती है। माना कि रोदोमो की पावर अकेले ही आर्मी जितनी है, पर फिर भी देखते हैं उसोगी क्या करता है। अगर उसोगी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये पार्ट इस गेम का मेजर पार्ट तो नहीं है। आखिर उसका प्लान है क्या? उसका प्लान जो भी हो, फिलहाल वो रोदोमो से बचने के ही बारे में सोच रहा होगा, क्योंकि वो रोदोमो से डायरेक्टली नहीं लड़ सकता। हो सकता है कि वो वापस इसी फ्लोर पे आ जाए और इसी रूम में आके क्यूटारो पे अटैक करने की सोचे। यही बेस्ट प्लान है मेरे हिसाब से। फिर हमें बाकू और काजी की लोकेशन और पूरा 5th फ्लोर का मैप दिखाया जाता है। इधर काजी को पता नहीं क्या हो गया था, वो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गया था। वो कहने लगा कि अब तो हम जीत ही जाएंगे, क्योंकि अब हमने उस रोदोमो को नीचे वाले फ्लोर पे फंसा दिया है। इस प्लान ए का यूज करके हम इजीली क्यूटारो को हरा देंगे। और इधर क्यूटारो रोदोमो से कहता है कि ऊपर जाओ, वो लोग 5th फ्लोर पे है। शायद वो लोग मुझ पे अटैक करने का सोच रहे हैं। और भाई वो लोग सच में 5th फ्लोर पे ही थे। ये बात बाकू को पता लग जाती है और वो सोचता है कि अगर बैग में ट्रांसमीटर नहीं था तो क्यूटारो को उसकी लोकेशन अब कैसे पता चल रही है। सडनली बाकू कहता है कि अच्छा अब समझ में आया, तो क्यूटारो तुमने इस पे काम किया है ना। फिर बाकू कहता है कि काजी हम प्लान चेंज कर रहे हैं, हम प्लान बी यूज करेंगे। काजी पूछता है कि अब ये प्लान बी क्या है। बाकू कहता है कि हम 6th फ्लोर पे जाएंगे, यानी कि ऊपर। काजी कहता है कि यानी वो बैग और जैकेट वहां पे सब छोड़ना सब बेकार गया। बाकू उसमें 10 मिलियन येन थे, तुम्हें नहीं लगता कि हमने सब कुछ वेस्ट कर दिया? बट बाकू उसकी नहीं सुनता और उसको लेके भागना शुरू कर देते। वो काजी से कहता है कि यू आर टैलेंटेड। इधर क्यूटारो फिर से रोदोमो को 6th फ्लोर पे जाने को कहता है और रोदोमो वैसा ही करता है। रोदोमो एकदम तेजी में आगे बढ़ता है एंड इसी बीच याकू एकदम तगड़ी बात बोलता है। गैम्बल का 10% ये सोचना होता है कि तुम क्या करते हो, और बाकी का 90% ये सोचना होता है कि वो क्या चीजें हैं जो तुम्हें वो 10% वाली चीजें करने से रोक रही। तो बताओ उसोगी अब तुम उस मॉन्स्टर से कैसे डील करने वाले हो। रोदोमो बाकू और काजी तक पहुंच भी जाता है। वो काजी के पीछे खड़ा था, उसको देख के काजी डर जाता है। क्यूटारो रोदोमो को कहता है कि रोदोमो वो उनमें से एक है, चलो उससे शुरुआत करो। फिर काजी खुद को मेन कैरेक्टर समझने लगता है। वो कहता है कि बाकू मैं जितना कर सकता था मैंने वो किया, अब बाकी का सब मैं गैम्बल कर रहा हूँ। काजी कहता है कि चलो रोदोमो दम है तो मुझे मार दो, ये बस मैं हूँ, मुझे तुम मार ही सकते हो, आ जाओ मार दो। फिर रोदोमो कहता है ओके। फिर काजी पे झपट्टा मारता है और काजी की सारी हवा निकल जाती है। वो एकदम तेजी में भागता है। रोदोमो उसका पीछा करता है। रोदोमो उसको पैरों पे अटैक करके उसको नीचे गिरा देता है। काजी देखता है कि उसके आगे कोई खड़ा है और वो कौन खड़ा है वो तुम्हें बताता हूँ, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ यहाँ पे काजी ने एक मस्त प्लान किया है एग्जीक्यूट, वो मैं आगे बताऊंगा। वो आगे खड़ा इंसान होता है उसोगी। ह्यूमन लाइफ एक गैम्बल की तरह है जिसमें कोई ऑड्स नहीं है। आखिर में कोई एक इस गेम को खेलने का अधिकार खो देता है। जैसे इस गेम को ही ले लो, ये गैम्बल भी बाकू या क्यूटारो में से किसी एक का आखिरी गैम्बल होने वाला। बाकू कहता है कि चलो आ जाओ रोदोमो, और बाकू और रोदोमो आमने सामने खड़े थे और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर 16 बेगिंग फॉर लाइफ। क्यूटारो कहता है कि रोदोमो केयरलेसली अटैक मत करो, हो सकता है वो लोग तुम्हें ऐसे ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे हो, पर टेंशन मत लो, मैं भी वहीं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। हमारी बाप बेटे की जोड़ी के आगे वो टिक नहीं पाएंगे। और डेसिटी देख रहे हो बुड्ढे की। इतने में रोदोमो कहता है मेरे पैर। क्यूटारो पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारे पैरों को। एक्चुअली उस टाइम जब काजी गिरा था, आपको याद ही होगा, तब उसने वहां पे कुछ वायर ट्रैप्स लगा दिए थे जो रोदोमो के पैर में चुभ गए थे।
क्यूटारो कहता है कि भले ही हम जानते हैं कि वो इन ट्रैप्स का यूज करेंगे, वो फिर भी इन्हें यूज किए जा रहे हैं। आफ्टर ऑल उनके पास लिमिटेड मटेरियल है। फिर बाकू कहता है कि ओए बुड्ढे, अगर मरने का शौक नहीं है ना तो चुप बैठ। मुझे पता है कि तुझे कागरू की पावर चाहिए, बट याद रख तू अपनी हरकतों की वजह से मारा जाएगा। या क्यूटारो कहता है कि गैम्बलिंग दो चीजों पर डिपेंड करती है, टैक्टिक्स और रिसोर्स। माने कि टैक्टिक्स वाइज तुम थोड़े आगे हो, बट रिसोर्स और पावर मेरे पास बहुत ज्यादा है। इसका मतलब मैं इस गेम में बहुत आगे हूँ। अब जब तक रोदमू अटैक ना करे, मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखने वाला हूँ ताकि तुम्हारे लाइफ और स्विच आसानी से बंद हो जाए। वो कहता है रोदमू नहीं रुको। एंड देन क्यूटारो रियलाइजेस कि बाकू भी उसकी बातें सुन पा रहा था एंड वाज टोटली इन शॉक। वो बोलता है उसे ऐसे कैसे पता चल रहा है कि मुझे कागरू की पावर्स चाहिए। फिर बाकू उधर से क्यूटारो को रिप्लाई देता है कि चल अब आ भी जा, रोदमू तेरा इकलौता बेटा है, वो तेरा कोई अपना नहीं है क्या। क्यूटारो कहता है कि वो मेरी बातें सुन रहा था। अब क्यूटारो याद करता है कि वो इंसिडेंट जब याकू ने नीचे से वो पेन उठाया था। क्यूटारो को लगता है कि उस पेन में एक माइक लगा है एंड याकू उसोगी की साइड से प्ले कर रहा है। याकू उसको एक कोल्ड लुक देता है। वो कहता है कि क्या सच में याकू से शुरुआत से ही उसको के साइड था। अब क्यूटारो इस बारे में उससे पूछता है कि यार याकू, तुमने वहां जो वो पेन उठाया था। एंड याकू सोचता है कि शायद मेरा वो पेन उठाना एंड क्यूटारो का मुझ पे शक करना भी उसोगी के प्लान का ही हिस्सा था। वो इस चीज को सोच के बहुत सरप्राइज हो जाता है। वो सोचता है कि उसोगी ये तो आराम से कैलकुलेट कर सकता था कि मैं उस पेन को कब उठाऊंगा, बट क्यूटारो का मुझ पे शक करना, ये कैलकुलेट कर लेना इज समथिंग क्रेजी। खैर जो भी हो, ये सब गैम्बलिंग भी है और उसने ये सब अगर पहले से प्रेडिक्ट कर लिया तो वेल एंड गुड। एंड देन क्यूटारो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाता है कि याकू दे रहा है भाई धोखा। एंड वो कहता है कि तूने कहा था कि तू ऑब्जर्वर है, तो ये सब क्या है। अब याकू कहता है कि आप गलती कर रहे हो कोकोनेसामा, मैं ऑब्जर्वर ही था और तब तक ही जब तक ये गेम फेयर था, और जब से इस गेम के कोई रूल्स नहीं है मैं भी अब फ्री हूँ, मैं किसी की भी साइड को सपोर्ट कर सकता हूँ। एंड देन याकू कहता है कि कंप्लेन करना बंद करो बुड्ढे। उधर बाकू और काजी ने रोदमू के अगेंस्ट सारी प्रिपरेशन कर ली थी। फिर उधर क्यूटारो याकू से कहता है कि अब मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, रोदमू उसोगी को मार दो जिसी भी कीमत पर, उसको और समय मत दो। रोदमू तुरंत कमांड फॉलो करता है और बाकू को हंट करने के लिए आगे बढ़ता है। काजी कहता है कि बाकू हमारा प्लान सही तो है ना। बाकू कहता है कि सही हो ना हो, ये वैसे भी एक गैम्बल है। काजी कहता है हमारे जीतने के चांसेस 100% है, तो ये गैम्बल कैसे हुआ, हम जो कर सकते थे हमने वो किया, अब बाकी अपने लक पे है सब। क्यूटारो कहता है उसोगी तुम मुझे बहुत लाइटली ले रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कोई प्लान नहीं होगा और मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में नहीं पता। तो तुम आगे बढ़ता है। काजी कहता है बाकू सान खींचो, एंड बाकू ट्रैप एक्टिवेट करता है, बट क्यूटारो को इसके बारे में पहले से पता था। वो रोदमू को उन ट्रैप से बचा लेता है। फिर वो कहता है कि उसोगी यू आर अनलकी कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं था, रोदमू चीर दो उसे। एंड तभी वो ट्रैप बाकू ने जो बिछा रखा था वो ब्लास्ट कर जाता है। काजी कहता है बाकू सान ध्यान से, एंड क्यूटारो कहता है तो ये था तुम्हारा प्लान। 6th फ्लोर का आखिरी ट्रैप जिसका रेंज काफी ज्यादा था। वो हंसता है, फिर कहता है ओए उसोगी तुम्हारे प्लान को पासिंग ग्रेड्स भी नहीं मिले हैं। अब ये ट्रैप बेसिकली गन बैरल्स का यूज करके बनाया गया था। एंड याद है जब काजी तभी नीचे गिरा था, तब वहां से उसने वो ट्रैप्स तो लगाए ही थे, साथ ही साथ नीचे लगे वाइट ट्रैप्स का यूज करके वो सीधे बाकू तक पहुंच गया था। एंड सेम वाइट ट्रैप्स का यूज करके रोदमू भी वहां तक पहुंच गया था। अब क्यूटारो उसके प्लान को फ्रगाइल कहता है एंड ब्लास्ट की वजह से बाकू को बहुत ज्यादा इंजरी हो जाती है एंड वो नीचे गिर जाता है। रोदमू को ज्यादा चोट नहीं लगती क्योंकि उसने वो पहले से ही ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर लिया था, जिससे उसका डैमेज मिनिमाइज हो गया था। लास्ट पैनल में हम देखते हैं क्यूटारो कहता है कि मुझे तुम्हें इतना तड़पाना चाहिए या नहीं, क्या कहते हो उसोगी। खैर ये लो, वो एक कपड़े का टुकड़ा उसके तरफ फेंकता है, इससे अपना खून साफ कर लो। एंड चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 17 वाइप योर ब्लड। क्यूटारो उसोगी को वो कपड़ा देता है और कहता है इससे तुम अपना खून साफ कर लो और फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। याकू सोचता है कि क्यूटारो ऐसा क्यों कर रहा है। वो दरअसल ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि उसोगी को एक छोटी उम्मीद मिल जाए कि वो जी सकता है, क्योंकि जब किसी को ये लगने लगा कि वो मरने वाला है तो फिर उससे ये उम्मीद है ना कि वो नहीं मरेगा और फिर उसे मारने का एक अलग ही मजा है। फिर क्यूटारो कहता है उसोगी अपनी लाइफ को बचाने की कोशिश करो ताकि मुझे तुम्हें मारने में और भी ज्यादा मजा आए। इतने में अचानक से रोदमू अपने हाथों से अपने आंख रगड़ने लगता है, जिसकी वजह से क्यूटारो कुछ देख नहीं पा रहा था एंड इसका रीजन आपको आगे पता चलेगा। फिर उसोगी कहता है कि क्या सच में तुम हमें छोड़ दोगे। क्यूटारो कहता है हाँ, मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें यूज करने के। उसोगी कहता है कि नहीं, तुम मुझे मार दो, इस गेम में मैंने अपनी जान को दांव पे लगाया था तो फिर मेरा मर जाना ही बेहतर है। क्यूटारो कहता है कि यार तुम पागल हो क्या, तुम उसोगी हो, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या। उसोगी कहता है मैं थक चुका हूँ यार और अब तो हार भी चुका हूँ, अब जी के क्या फायदा। लेकिन हाँ, मेरी एक विश जरूर है,
तुम इस बंदे को यानी कि काजी को छोड़ दो, क्योंकि इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही इस गेम में इसको ढकेला था। फिर काजी कहता है कि नहीं बाकू, तुम ऐसा मत करो, मुझे मरने दो, तुम जिंदा रहो। फिर बाकू कहता है नहीं, तुम्हें जिंदा रहना चाहिए, मुझे नहीं। फिर इन दोनों का यही चलते रहता है, मुझे मार दो, इसे छोड़ दो वगैरह। क्यूटारो पागल हो जाता है कि साला ये दोनों क्या कर रहे हैं। फिर वो दोनों स्माइल देते हैं, तो बेसिकली ये लोग बस मजे ले रहे थे क्यूटारो के। याकू कहता है कि मानना पड़ेगा बाकू-सान, अब तक सब कुछ तुम्हारे प्लान के मुताबिक चला है। बाकू कहता है कि ओए बुड्ढे सुन, हमें तेरी मदद नहीं चाहिए, हमारा प्लान अभी भी ऑन गोइंग है, क्योंकि हमारी जीत ऑलरेडी पक्की हो चुकी है। उसके बाद क्यूटारो रोदोमू से कहता है कि तुम अपने आंख क्यों रगड़ रहे हो, चलो उन पे अटैक करो। रोदोमू उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। बाकू कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, मुझे लगता है तुझे पता नहीं होगा, लेकिन अभी रोदोमू का पूरा शरीर कॉस्टिक सोडा से भीगा हुआ है। कॉस्टिक सोडा समझते हो ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्यूटारो शॉक हो जाता है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो याद करो चैप्टर 12, उसमें बाकू एक क्लिनिक नाम के रूम में जाता है, आपको याद ही होगा। तो वहीं से उसने वो सोडियम हाइड्रोक्साइड उठाया था, बट उसने ये रोदोमू पे कब यूज किया वो बताता हूँ। तो जब ब्लास्ट हुआ था उसके धुएं में उसोगी ने ये मिला दिया था, जो रोदोमू के आंखों पे लग गया था। हालांकि फिर भी इस चीज से रोदोमू को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता था, क्योंकि वो इससे आसानी से बच गया था। लेकिन उसके हाथ में जो ह्यूमन शील्ड थी, बेसिकली लाश, उस पे इस सोडा का असर पहले ही हो चुका था, जिसकी वजह से रोदोमू भी उसकी चपेट में आ गया और फिर उसने अपनी आंखें भी रब कर ली, तो ये उसके आंखों पे भी लग गया। और ऐसा नहीं है कि बस इतने से ही वो कमजोर हो गया, रोदोमू लगातार उस धुएं में फैले सोडियम हाइड्रोक्साइड को इनहेल कर रहा था, जिससे वो और कमजोर हो गया। तो एक ऐसा बंदा जो देख नहीं सकता वर्सेस एक ऐसा बंदा जिसके हाथ में एक गन हो, मतलब बाकू, तुम समझ सकते हो कि कौन ज्यादा ताकतवर है। फिर क्यूटारो कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, रोदोमू उस पर हमला करो। रोदोमू जंप करता है। बाकू कहता है कि पर बुड्ढे, तूने तो कहा था कि तू मुझे नहीं मारेगा। बाकू रोदोमू पर गन पॉइंट करके कहता है यू आर लायर, एंड चैप्टर खत्म। हाँ, काफी छोटा चैप्टर था, है ना। खैर, चैप्टर 18 द फाइनल मूव। बाकू और रोदोमू एक और बार आमने सामने खड़े थे। बाकू कहता है कि रोदोमू अब गेम खत्म होने वाला है, और उस पर एक गोली चला देता है। गोली चलते ही रोदोमू को अपनी पास्ट मेमोरीज याद आने लगती है। उसका पास्ट काफी ट्रेजिक था, एंड क्यूटारो उसको बस एक वेपन की तरह ही यूज करता था। अब सोच के देखो तो उसकी कोई गलती भी नहीं थी इसमें, ही वॉज जस्ट यूज बाय क्यूटारो। बट अब जब वो मौत के एकदम नजदीक था, तब उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, एक ही सवाल उसके मन में गूंज रहा था, और वो सवाल था मैं कौन था। इधर क्यूटारो को समझ आ गया था कि वो अब हार रहा है। वो कहता है कि अगर रोदोमू मर गया तो क्या हुआ। फिर वो याकू से पूछता है कि क्या मैं हार गया। गैम्बल यही था कि क्या उसकी वो पैसे लेके यहाँ से भाग पाएगा, या फिर क्या क्यूटारो सामा उसको रोक पाएंगे। ये सुन के क्यूटारो कहता है कि मुझे लगता है मैं अभी भी जीत सकता हूँ, एंड वो याकू पे चाकू रख देता है। वो कहता है हाँ मैं जीत सकता हूँ, क्योंकि इस गेम का अब कोई रूल्स ही नहीं है। भाई शक्ल देखो इसकी जरा। वो कहता है याकू तुम इस गेम के रेफरी हो, इसका मतलब अगर तुम मर जाओ तो फिर इस गेम का कोई सुपरवाइजर नहीं रहेगा। मैं भले ही 10 मिलियन खो भी दूं, लेकिन मेरी मेंबरशिप तो कहीं नहीं गई। याकू कहता है कि अगर तुम्हें अपनी मेंबरशिप को इतनी ही चिंता है तो एक काम करो, क्विट कर दो, ये एक एप्रोप्रिएट तरीका रहेगा। बट क्यूटारो कहता है कि मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, एंड फिर वो उस पर अटैक करता है। बट याकू भी कोई बच्चा नहीं था, उसने पहले ही क्यूटारो के अटैक को काउंटर कर लिया। वो पहले ही उससे नाइफ छीन लेता है एंड फेंक देता है, और कहता है कि एक ऐसे इंसान के हाथों से मरना जो हार चुका है और मानसिक तौर पे पूरा खत्म है, ये काकिरू के रेफरी को शोभा नहीं देता। फिर याकू कहता है कि कोकोना सामा, या आपने ही कहा था कि हमें जिंदगी का असली मतलब जानने के लिए पहले इसकी कठोरता को सहन करना पड़ेगा और इसकी आग में जलना पड़ेगा, तब जाके हम ऐसा कर पाएंगे। मुझे हैरानी होती है कि अब आगे कौन जलने वाला है। एंड चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। चैप्टर 19 होल्ड ऑन टू लाइफ। चैप्टर शुरू होता है। याकू क्यूटारो से पूछता है कि तुम सही में ये सोचते हो कि तुम उस ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ को पा सकते हो? तुम तो बस अपने मजे में डूबे हुए हो। फिर वहां खुद उसोगी आ जाता है और क्यूटारो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं ऑलरेडी हार चुका हूँ, फिर भी तुम यहाँ पे गन लेके आए हो। अब जब तुम इस गेम को जीत चुके हो ऑलरेडी, तो शांति से वो 10 मिलियन येन और मेरी मेंबरशिप लेके चले जाओ। उसोगी कहता है कि क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लूंगा? इस गैम्बल को एक मौत का खेल बनाने का आइडिया तुम्हारा था, तो फिर जब तक हम दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता या इस बिल्डिंग को लीव नहीं कर देता, तब तक ये गेम खत्म नहीं होगा। और क्योंकि ये नो रूल गेम था और मैंने इसे जीता है, फिर मुझे इस डील से थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए। क्यूटारो का पूरा शरीर इस हार के दर्द से जल रहा था। वो कहता है कि उसोगी बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? फिर बाकू सोचता है कि ये बुड्ढा समझा नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। वो कहता है मैं इतने सस्ते में निपटने वाला इंसान दिखता हूँ क्या? मुझे सब चाहिए जो तुम्हारे पास है, सब कुछ। तुम बुड्ढे मुझे नो रूल गैम्बल में चैलेंज करते हो,
पता है कितना बेवकूफ हो तुम, मुझे लोगों को मारने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके बदले मैं जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। तो तुम्हें यह मंजूर है या फिर मैं तुम्हारी जान ले लूं? वैसे मैं दूसरों को सोचने के लिए ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ, पर क्योंकि तुम्हारा केस स्पेशल है मैं तुम्हें इनफ टाइम दूंगा ताकि तुम डिसाइड कर पाओ कि तुम्हें मेरी बात माननी है या फिर सुसाइड करना है। क्यूटारो भाई एकदम जल के भून गया था इस टाइम तक। वो अपने पैसे निकालता है जिनमें 20 मिलियन येन थे। वो कहता है बस इतना ही है मेरे पास, लो और निकलो। फिर उसोगी उसके सर पे बंदूक रख देता है और कहता है कि तू कुछ भूल रहे हो बुड्ढे, अब यहाँ से मैं नहीं जाऊंगा बल्कि तू जाएगा, क्योंकि ये बिल्डिंग भी अब मेरा है। पर मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, क्योंकि हम दोनों ने इस गेम में अपनी लाइफ को बेट पे लगाया था। बट फिर भी मैं तुझे यहाँ से भागने का एक मौका जरूर दूंगा। अब हंटिंग गेम शुरू होगा और इस बार शिकार तू होगा। गेम शुरू होता है, क्यूटारो वहां से भागता है। उसोगी कहता है कि मुझे क्यूटारो को सबक सिखाना ही होगा। जिस जगह से वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा था वो एक नरक है। इधर क्यूटारो अपनी तलवार लेके आगे बढ़ रहा था और वो काफी खुश था। वो कहता है कि इतना अच्छा कमबैक करने के बाद भी उसोगी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे लगता है कि उसने इस गेम को जीत लिया है। खैर मैं अब जीतने वाला हूँ, क्योंकि उनमें से एक यानी वो उस हिटमैन की बात कर रहा था जो अभी भी 6th फ्लोर पे है और उसके पास एक मशीन गन है। मतलब क्यूटारो का प्लान अभी ये है कि वो उस मशीन गन को यूज करके काजी को मार देगा और जीत जाएगा। वो कहता है कि उसोगी को मुझे वही मार देना चाहिए था। अब उसका हारा हुआ चेहरा देखने में बहुत मजा आएगा। इधर याकू बाकू से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि सब सही चल रहा है? वैसे मुझे लगता है तुम्हें अपने दोस्त को उसके पीछे भेज देना चाहिए। फिर बाकू कहता है इट्स अबाउट टू स्टार्ट, मतलब ये शुरू होने वाला है, बस तुम देखते रहो याकू-सान। फिर उसोगी बोलता है 1 2। बेसिकली वो माइक टेस्टिंग कर रहा था। ये वही माइक था जिसका यूज करके कभी क्यूटारो रोदमू को कमांड किया करता था। एंड देन वो क्यूटारो की आवाज निकालने लगता है और कहता है अपने शिकार को देखो रोदमू, हंटिंग शुरू करो, मतलब रोदमू जिंदा है। तो ये थी वो सजा जो क्यूटारो को मिलने वाली थी। भाई एकदम माइंड ब्लोइंग वाला ट्विस्ट था। चैप्टर 20 टैग गेम इन हेल। क्यूटारो कहता है कि उसोगी कितना बेवकूफ है, उसने ध्यान नहीं दिया कि जिस हिटमैन को 3rd फ्लोर पे रोदमू ने मारा था उसके पास वो था, मतलब मशीन गन। क्यूटारो को लग रहा था कि वो बहुत होशियार है, बट बाकू उससे यहाँ भी एक कदम आगे था। उस हिटमैन के लाश के पास कोई मशीन गन नहीं थी, जिसको देख के क्यूटारो पूरा शॉक था, क्योंकि उसने वो जो मशीन गन था बाकू ने वो पहले ही वहां से हटा दिया था। अब क्यूटारो पूरा शॉक हो जाता है और कहता है कि उस गन को यही होना चाहिए था। वो गन ढूंढ ही रहा होता है, तब तक में पीछे से रोदमू आ जाता है। क्यूटारो डर जाता है। बाकू कहता है चलो शुरू करें रोदमू, इट्स टाइम टू रिज्यूम द हंट। रोदमू ने मास्क हटा लिया था। उसको देख के क्यूटारो को थोड़ा रिलीफ मिलता है, क्योंकि वो आखिर उसका ही बेटा था, तो वो उसे देख के अटैक नहीं करेगा। बट रोदमू अभी ना देख पा रहा था ना सुन पा रहा था। हाँ, उसका एक कान सही था जिसमें वो कम्युनिकेशन डिवाइस लगा था जिसे बाकू उसको ऑर्डर दे रहा था। याकू कहता है कि अब तुम क्या करोगे क्यू-चान? क्यूटारो को समझ आ जाता है कि वो उसकी आवाज भी नहीं सुन सकता, क्योंकि उसके एक कान को बाकू ने पहले ही बंद कर दिया था, उसने कुछ ठूस के। इधर याकू उसोगी से कहता है वो झूठ है, तुमने कोई कॉस्टिक सोडा यूज नहीं किया था, है ना? बाकू कहता है हाँ, तुमने एक सही कहा, उसकी आंख कॉस्टिक सोडा की वजह से खराब नहीं हुई है। असल में जब मैं 4th फ्लोर पे वो बैग्स और जैकेट रख रहा था तब वहां मुझे अलग अलग तरह के डिटर्जेंट मिले थे, एंड वहां मैंने क्लोरीन बेस और एसिडिक डिटर्जेंट का यूज करके एक टॉक्सिक गैस तैयार किया था। इसका डैमेज तो कम होता है, लेकिन उससे तुम्हारी आई साइट खत्म हो जाती है। वो कॉस्टिक सोडा तो बस बाकू ने झूठ बोला था ताकि वो क्यूटारो को बुद्धू बना सके। और जब बाकू ने वहां गोली चलाई थी तब रोदमू मरा कैसे नहीं? हो सकता है आप लोग ये सोच रहे हो। एंड अगर उसने गोली उस पर नहीं चलाई तो फिर क्यूटारो को ऐसा क्यों लगा कि रोदमू मर गया है? सो बेसिकली रोदमू ने वहां लगे एक लैंप को गोली से ब्लास्ट किया था, जिससे वहां अंधेरा हो गया और रोदमू के आंखों के जो कैमरास थे उसमें भी पूरा अंधेरा हो गया, जिसके वजह से क्यूटारो को ये लगा कि ये स्क्रीन ब्लैक इसलिए हो गई क्योंकि बाकू ने रोदमू के कैमरे पे गोली चलाई है, जिससे ऑफ कोर्स रोदमू मर गया होगा। तो देखा तुमने किस तरह से बाकू ने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके कितना अच्छा प्लान एग्जीक्यूट कर दिया। एंड दैट्स व्हाई इज अ चैंपियन गैम्बलर। बाकू कहता है कि काजी अब प्लान भी शुरू करने का समय आ गया है। तो रोदमू कहता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ? एंड बाकू कहता है कि तुम कौन हो इसका जवाब तुम्हें खुद ही पता लगाना पड़ेगा। एंड फिर नेक्स्ट पेज में हमें वही बताया जाता है कि बाकू ने इस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया एंड रोदमू को अपने साइड कैसे किया। बाकू कहता है कि अब हमारा काम बस इतना है कि हमें ये देखना है कि क्यूटारो की स्किल्स कितनी ज्यादा है। क्यूटारो अपनी जान बचा के भाग रहा था, रोदमू उसके पीछे पड़ा था। क्यूटारो सोचता है कि मैं बस भाग के नेक्स्ट फ्लोर पे जा सकता हूँ और कोई तरीका नहीं है मेरे पास उससे बचने का। एंड देखा जाए तो ये प्लान कोई बुरा भी नहीं है, क्योंकि अगर उसने फ्लोर बदला तो रोदमू को पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गया है, क्योंकि वो देख ही नहीं सकता। बट क्यूटारो यार उसका फिर से पोपट हो जाता है
एंड्रोनिमो उसी फ्लोर पे आता है जहां वो गया था। वो कहता है उसे कैसे पता चला, एंड ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। उसोगी एक्स्ट्रा याकू हिकोइची द डेब्ट कलेक्टर। ये सब पार्ट शुरू होता है इंट्रोडक्शन से। याकू कहता है मैं हूँ याकू हिकोइची और मैं कागेरू रेफरी के तौर पे एम्प्लॉयड हूँ। गैम्बलिंग गेम्स को सुपरवाइज करना और डेब्ट कलेक्ट करना मेरे मेन ड्यूटीज है, क्योंकि एक गेम में रेगुलर चेकिंग और प्रॉपर जजमेंट बहुत जरूरी होती है। जब कोई बोल रहा होता है तब उसके बीच में मुझे बोलने में और उसे डिस्टर्ब करने में बहुत मजा आता है। ये क्वालिटी तो हमने याकू की देख ही ली है। एक रेफरी को ना केवल ब्रेन से बल्कि फिजिकली भी स्ट्रांग रहना चाहिए, एंड हम याकू की फिजिकल स्ट्रेंथ भी देख चुके हैं। याकू कहता है मेरी क्वालिटीज की वजह से रेफरी से ज्यादा मुझे लोग डेब्ट कलेक्टर की तरह से देखने लगे। 2 जनरेशंस पहले जो रॉयल लीडर था उसके लिए काम करने में मुझे अलग ही मजा आता था। उस टाइम में हर डेट पूरी डेडिकेशन से कलेक्ट किया करता था, एंड इसी के साथ ये सब पार्ट भी खत्म हो जाता है। आई नो थोड़ा अजीब सा था, बट चलो एक्सप्लेन कर ही दिया मैंने।